ज्यादा मैंने अपनी गलतियों से सीखा। टीचर का ना आना खुश कर देता था और एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड दिन के अच्छा जाने की उम्मीद देता था। जय हिंद दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 क्लियर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.2 से लेसन को क्लियर करने से पहले कुछ हम मुख्य बातों को जानेंगे और इसको याद करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर ये याद होगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से सॉल्व होते हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको हम लोग समझें कि है क्या। ये टॉपिक है जिसके ज़रिए से हम लोग इस लेसन को समझने में बहुत आसानी मिलेगा, हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। तो समझिए, पहला पॉइंट है कि एक से बड़ा वह घन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, एक से बड़े वह घन पूर्णांक संख्या जिसमें केवल एक और उसी संख्या से भाग लगती है तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए 2 है, तो 2 में 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो 2 को हम बोल सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 में भी 1 और 3 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो ये सभी संख्याओं में एक और केवल अपने आप से भाग लगता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक न तो अभाज्य संख्या है और न यौगिक संख्या है। हम लोग रियल नंबर के बेसिक में बताए हैं कि अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यौगिक संख्या एक और अपने आप के अलावे भी और किसी न किसी संख्या से करती है, तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक की बात कही जाए तो एक केवल अपने से कटता है और कोई संख्या से भाग नहीं लग सकता इसमें, इसीलिए न तो ये अभाज्य है और न ही ये यौगिक है। अब अगला पॉइंट है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे। अभाज्यों की संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्याओं की अगर संख्या गिनती की जाए तो अनंत होती है, इसका कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आगे है, 2 सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और ये जो दो देख रहे हैं आप, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए, तो हम लोग का जवाब होगा 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो सम और अभाज्य संख्या है, सम और अभाज्य संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इसका या इनका मसा एक हो। कोई दो संख्या रहेगा और दो संख्या अभाज्य संख्या तभी कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या तभी कहलाएंगे जब उनका मसा एक हो, और एक के अलावा कोई और संख्या आ गया तो सह अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे हम लोग। आगे के पॉइंट देखेंगे हम लोग कि संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटे घात का गुणनफल मसा, यानी हम कह सकते हैं कि संख्याएं दिए हुए हैं, उनको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे छोटे घात वाले जो संख्या होंगे उनका गुणनफल करने से हमको मसा प्राप्त होता है। और उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात वाले, जो सबसे अधिक घात वाले संख्या होंगे, उनका गुणनफल करने से हम लोग को लसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो लसा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि मसा ए बी और लसा ए बी, यानी दो संख्या रहेगा, उनका लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, दो क्या है? संख्याएं हैं।
तो इनका मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से सुनिए, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका मसा और लसा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यह नियम केवल दो ही संख्याओं के लिए लागू होगा, दो से अधिक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। यानी दो से अधिक संख्या होगा तो इसके लिए ये लागू नहीं होता है। अब देखिए, अभाज्य संख्या जो दिया रहेगा तो उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग सजा करके अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे कि प्रश्नावली 1.2 में क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जिसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप लोग बहुत पीछे वाले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, 7वां 8वां में भी इसको पढ़ना है, तो उसी को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। 140 जो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर देना है। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वैसे संख्याओं के रूप में इसे व्यक्त कर देना है। तो हम लोग देखिए पहला सॉल्व करते हैं किस प्रकार से होता है। फर्स्ट 140, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले लगाएंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो हम 2 से लगाएंगे। 2 से इसमें हम भाग करते हैं तो 70 बार में लग जाएगा। फिर यदि हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 35 बार में लगेगा। और फिर इसमें हम लोग यदि 5 से लगाते हैं तो 7 बार में लगेगा, और 7 से लगाते हैं तो 1 बार में लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए, ये सभी अभाज्य संख्या के रूप में ये व्यक्त हो गया। अब इस अभाज्य संख्या में जो यहाँ पर जो संख्या जितना बार आएगा उसको उतना बार घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 2 कितना बार है? 2 बार, तो 2 का घात 2 होगा। 5 का घात 1 होगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता बार, और 7 का 7। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हम लोग सेकेंड सॉल्व करेंगे। 156 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लास्ट में 0 6 है, यहाँ पर लास्ट में 0 था इसलिए सम संख्या था, तो सम संख्या 2 से लगता है। ये लास्ट में यहाँ 6 है तो ये भी एक सम संख्या है, अर्थात 2 से भाग लगेगा, तो हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब लगेगा 3 से, 13 या 39, फिर 13 से लग जाएगा 1 बार में। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 कितना बार है दोस्तों? 2 बार, तो 2 का पावर 2 होगा, और 3 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे, और 13 1 बार है। ये इसका आंसर हो गया। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा बनाएंगे। तीसरा है 3825। तो 3825 यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो ये सम संख्या नहीं होगा। जब सम संख्या नहीं तो 2 से भाग नहीं रहेगा, उसके बाद 3 से लगा चेक करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 2 बच गया 22, 7 या 21, और 1 पैंचा आया तो यहाँ हो गया कितना? 15, 5 यही 15। फिर 3 से लगा चेक करते हैं, 3 चौके 12, और 3 दूना 6, और 3 पचे 15। अगर फिर हम 3 से लगाते हैं, देखते हैं लगता है नहीं लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे, 8 पचे 40 और 50 25, 8 पचे 40 और 50 25। फिर 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85, और फिर हो गया 17 यानी 1। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 2 हो जाएगा, 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2 हो गया, और 17 का 17। इस प्रकार हमको आगे भी बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट का 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? देखिए 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 3 से भाग नहीं लेगा, जो 3 से भाग लेने जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ने पर यहाँ आ जा रहा है 10, 10 3 से नहीं करता है, तो 3 से नहीं तो फिर लगाएंगे हम लोग 5 से,
तो 5 लगा कितना बार मिलेगा, 5 एकम 5 और ये 0 0 1 हो गया। फिर लगाएंगे अब हम लोग 5 से, अब नहीं लगेगा, इसमें भी 5 से नहीं लगेगा तो लगेगा। अब 7 से लगा के चेक करेंगे। 7 से लगाते हैं तो कितना बार लगता है, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा, 7 चौके 28, फिर बचेगा कितना यहाँ पर 7 चौके 28, 7 या 21। फिर अब यदि हम 7 से लगाते हैं तो 7 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 13 से। 13 से कितना बार मिलेगा, तो 11 से लगा सकते हैं, 11 से लगाएंगे तो 13 बार मिलेगा, फिर 13 से एक बार में। तो इसका आंसर होगा 5005 का 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए ये घात के रूप में ज़्यादा नहीं जा पाए, क्योंकि 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार, 13 भी एक है, तो इसका आंसर यही रह जाएगा। ये 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा। एक बार अब 17 से लगा के चेक करते हैं। 17 से भाग देकर देखते हैं कितना बार में लगता है। सॉरी 17 चुके 68 हो गया। यहाँ कितना बचेगा अब, 8 6 14 2, 3 बार में लगे, 17 है कॉमन, यहाँ बचेगा कितना अब 1 और यहाँ बचा 1 हो गया। 17 7 19 यानी लग गया कितना बार में, 443 बार में, 73 बार में। अब उसके बाद लगाते हैं इसमें हम 23 से लगा के देखते हैं। 17 से फिर लगा के देखें तो नहीं लगेगा, क्योंकि 3 7 लगाते हैं तो 17 दूनी 34 बचेगा, 9 4 13 7 नहीं रहेगा। फिर लगाते हैं अब हम लोग इसमें 23 से भाग लगाते हैं। 23 से कम 23, कितना बचेगा यहाँ 0 2 7। अब यदि हम यहाँ लगाते हैं 7 बार में नहीं लगेगा, 9 बार में 9 3 27 और 9 दूनी 18, हाँ, या 19 बार में भी हम लगा सकते हैं। 19 बार में लगाए तो आ जाएगा कितना 23, फिर 23 से लगा देंगे कितना बार में, एक बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 का 17 गुने 19 गुने 23। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हम लोग को दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात जो दोनों संख्या दिया रहेगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालेंगे, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए पहला में लिखा हुआ है 26 और 91। तो पहले 26 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुने 13 होता है, और 91 को किया जाए तो 7 गुने 13 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 7 का पावर यहाँ 0 दे सकते हैं, और इसमें 2 नहीं तो 2 का पावर 0 दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी की पावर अगर 0 दे दें तो वह संख्या 1 हो जाता है, और 1 से किसी भी संख्या में गुना कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका हम लोग मसा कैसे निकालेंगे, देखिए मसा 26 और 91 का प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों का गुणनफल बराबर, देखिए यहाँ पर मसा जो होता है न्यूनतम घात वाला संख्या को लिया जाता है। तो सबसे न्यूनतम घात कितना है, 0 2 के पावर 0, 7 के पावर 0 और 1 13 दोनों में है, तो 13 का पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी के पावर 0 तो अभी हम बताएं कि 1 होता, तो इसका मान 1, इसका मान भी 1 और यहाँ 13, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो गया
13 हो गया। तो 26 का मसा कितना, 26 और 91 का मसा कितना हो गया, 13 हुआ। उसके बाद लसा 26 और 91 बराबर, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल बराबर, हम लोग लेंगे 2 गुने 7 गुने 13। अब इस संख्या को गुना करते 13 सतह 91, 91 गुने 2 करें 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यानी हो जाएगा 182। तो हम लोग लसा और मसा ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को यह भी सत्यापित करना है कि लसा और मसा का गुणनफल 26 और 91 का बराबर होगा। तो कैसे होगा देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे अब मसा गुने लसा बराबर 26 गुने 91। अब ये दोनों, इसका मसा कितना आया है, मसा आया है 13 और लसा आया है 182 और इधर है 26 गुने 91। अब ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पर 13 गुने 182 करेंगे तो 2366 आता है, और इस पर भी अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 2366 आता है। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। तो यहाँ प्रूव्ड हो गया कि दोनों संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 बराबर 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। दूसरा रहेगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 3 होगा। 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से हो जाएगा कितना बार में, 8 3 की 24 और 15 5 3 15। फिर 5 से लगेगा कितना बार में, 5 एकम 5 और 7 5 35। तो यहाँ लिखाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद हम लोग 92 का करते हैं। तो 92 करके चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। दूसरे लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर दूसरे लगाएंगे तो 23 हो गया। 2 गुने 23। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको इसको लसा और मसा निकालना है। तो लिखेंगे 510 और मसा 510 और 92 बराबर, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों का गुणनफल बराबर होगा। देखिए न्यूनतम घात यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 17 का पावर 1। इसमें 23 नहीं तो 23 का पावर हम 0 ले सकते हैं। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, 2 का पावर 2 होगा, 3 नहीं तो 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 17 का पावर 0 और 23 का पावर कितना हुआ 1 है। तो न्यूनतम घात वाला, तो न्यूनतम घात इसमें किसका किसका है,
देखिए ये दोनों में हो जाएगा 2 का पावर 1, दोनों में, ये दोनों में न्यूनतम घात कितना है तो 0 है। ये दोनों में कितना है 5 का पावर 0, 17 का पावर 0 और 23 के पावर भी 0। तो यहाँ पर ये सभी संख्या इधर वाला सब 1 हुआ, 1 से 2 में गुना तो 2, यानी इसका मसा कितना प्राप्त हुआ 2 हुआ। उसके बाद हम लोग निकालते हैं लसा। तो लसा 510 और 92 बराबर प्रत्येक उभय निष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल बराबर, अधिकतम घात कितना है 2 का तो 2, 3 का अधिकतम घात कितना है तो 3 का पावर 1, 5 का कितना तो 5 का पावर 1, 17 का कितना तो 17 का पावर 1 और यहाँ पर 23 का पावर 1। तो ये सबको गुना करके यहाँ लिख लीजिए कितना होगा से। देखिए हम लोग गुना करते हैं और बता, तो इसको गुना करने पर आया 23,460। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब इसको सत्यापित करते हैं कि क्या ये दोनों का लसा और मसा गुणनफल ये दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है या नहीं। चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मसा गुने लसा बराबर 510 गुने 92। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 23,460 गुने 2 बराबर 510 गुने 92। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, 0 गुने 2 तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4। अगर इधर वाला भी संख्या से आप गुना कराते हैं तो सेम यही रहेगा 46,920 अर्थात LHS बराबर RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया, ये भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि दो संख्याओं का लसा मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, 2 से लगेगा 2 एकम 2 हो गया 12, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 और 4 वाले, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे हो गया 7। यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसको लिखे 2 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 1 है और 7 का 7 रह गया। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं 54 का। तो 54 का कितना होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे हो जाए कितना बार में 27 बार में, फिर 3 से लगेगा कितना बार में 9 बार में, फिर 3 से लगेगा कितना बार में 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो ये 3 3 9 9 27 27 दूना 54 हो गया। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 2 3, तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई वाला में आपको 3 भी है 2 भी है, तो यहाँ पर ई वाला में देखिए तो 7 में, तो 7 का पावर हम यहाँ 0 लेंगे, 7 का पावर कितना लेंगे 0। अब यहाँ लिखेंगे मस 336 और 54 बराबर प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड खंडों के न्यूनतम
घात के गुणनफल बराबर कितना होगा, न्यूनतम घात। तो देखिए दोनों में 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है। 3 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है। और 7 का न्यूनतम घात 0 है और कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3, 3 दूनी 6, यानी मैसा कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद लसा निकालेंगे। लसा 336 और 54। यहाँ पर देखें न्यूनतम घात वाला को हम लोग बोलते हैं मैसा और अधिकतम घात वाला संख्याओं का गुणनफल को बोलते हैं लसा। तो देखिए ध्यान से, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात के गुणनफल बराबर, घात तो होगा, घातों के गुणनफल बराबर होता है। देखिए अधिकतम घात कितना है, तो 2 का पावर 4 है। उसके बाद कितना है, 3 का पावर 3 है। और यहाँ पर 7 का पावर 1 है। तो इसको गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा कितना आएगा, सो बता रहे हैं अभी। इसको गुना करने पर आएगा 324। उसके बाद हम लोग यहाँ निकालेंगे, इसका सत्यापित करेंगे, लसा और मैसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए किस प्रकार होगा। अब लसा गुने, या लिख सकते हैं मैसा गुने लसा बराबर कितना है, 336 गुने 54। यहाँ पर देखिए कितना है लसा, मैसा कितना है, मैसा है 6 और ये कितना है 324 बराबर इधर कितना होगा, देखिए 36 54। अगर इसको गुना करेंगे तो 18 144 होगा और इसको भी गुना करेंगे, देखिए 6 चौके 24 के 4, 12 दूनी 14, 6 दूनी 12, सॉरी 12, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18, 18,144 और इधर भी है 18,144। तो दोनों तरफ आ गया 18,144 बराबर 18,144। तो RHS बराबर LC और LHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और उनको भी बताएं। मेरे YouTube चैनल का नाम है दिनेश मैथमेटिक्स $297। दिनेश सब कैपिटल है। $297। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।